चलो फ्रिक्शन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में तो सबको आइडिया होता ही है। फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स किस तरह का फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना। फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलो इसको याद कर लेते हैं। फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 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 फोर्स। फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे डेवलप होता है? दो सरफेस के बीच में। जब दो डिफरेंट सरफेस कांटेक्ट में होगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। यानी कि फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है, जैसे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पहले देख चुके हैं। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में रहता है तो एक सरफेस दूसरे पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसका नाम था नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स भी है। इट इज। तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है जो डेवलप होता है दो सरफेस के बीच में। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कुछ पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी? फॉर्मूला याद है? फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला याद है? कोई फॉर्मूला बोलो, किसी को याद है तो। म्यू एम जी। हाँ ठीक है। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स देखो, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और ये ब्लॉक मान लो कि क्या हो गया, ये ब्लॉक रखा हुआ है इस सरफेस पे, इस सरफेस पे रखा हुआ है। सरफेस रफ है, सरफेस रफ है। अगर मान लो कि तुम इस ब्लॉक को खींचते हो, अभी सरफेस रफ है, ठीक है। तो अगर इस ब्लॉक को कोई आकर के इधर आगे की ओर खींचना शुरू किया तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा कौन? ग्राउंड। और ग्राउंड किधर फोर्स लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ब्लॉक आगे चलना चाहेगा, ये आगे चलना चाहेगा तो इससे फ्रिक्शन ग्राउंड लगा देगा पीछे की तरफ। और जो ग्राउंड है, नीचे का जो सरफेस है, ये फ्रिक्शन ग्राउंड लगाया तो ग्राउंड पे ये भी लगा देगा, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम तो सब जगह लगता है। ये एक सरफेस दूसरे पे फोर्स लगाया तो ये सरफेस भी उस पर फोर्स लगा देगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। देख लो तो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कब? दो सरफेस के बीच में। और दो सरफेस के बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? जैसे मान लो ये एक नीचे का सरफेस है, रफ सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, क्या फ्रिक्शन लग जाएगा? एक मान लो भारी पत्थर ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो क्या फ्रिक्शन वहां लग रहा है? नहीं लग रहा है फ्रिक्शन। ग्राउंड पे भारी पत्थर रखा हुआ है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। जैसे बेंच है, क्या इसमें फ्रिक्शन लग रहा है? अभी नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन कब लगना शुरू होता है? जब उसको कोई चलाना चाहता है, उसको कोई स्लाइड कराना चाहता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे रफ सरफेस पे रख दिए तो फ्रिक्शन लग गया। अब इसको आकर के कोई मान लो कि इधर पुश कर रहा है, हो सकता है कि नहीं चला, कोई भारी पत्थर है, कोई बच्चा आकर के उसको पुश किया, पत्थर नहीं चला, लेकिन वो चलने के लिए क्या हो रहा है? रेडी हो रहा है। उसमें एक टेंडेंसी डेवलप हो रहा है चलने के लिए, स्लाइडिंग टेंडेंसी डेवलप हो रहा है। तो अगर इसको थोड़ा सा फोर्स ला करके इसको पुश करोगे तो हो सकता है कि नहीं चला हो, अभी भी रुका हुआ है। तो क्यों रुका रहा? तुम तो फोर्स लगाए, ये रुका कैसे रहा? नेट फोर्स जीरो कैसे हुआ? यानी कि जितना तुम लगाए हो उतना इस पे ग्राउंड लगा दिया है फ्रिक्शन फोर्स के रूप में। फोर्स अगर बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कब अपीयर होता है? जब दो सरफेस कांटेक्ट में होता है, पहला चीज, और दोनों सरफेस के बीच में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने का टेंडेंसी है या स्लाइड कर रहा है। अगर स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, दोनों सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है और न तो उसका टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होने के लिए क्या जरूरी है? कि दो सरफेस के बीच में होना चाहिए स्लाइडिंग या उसका टेंडेंसी। तो इट इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स विच डेवलप्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इट अपीयर्स
समझे? फ्रिक्शन ऐसे नहीं कि रफ सरफेस पे कोई चीज़ रखा हुआ है तो फ्रिक्शन लग जाएगा। फ्रिक्शन तभी लगता है जब किसी चीज़ को कोई खींचने चलाने के लिए उसको फोर्स लगाया। कोई मान लो कि चलना चाह रहा है या उसमें स्लाइड कराना चाह रहा है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स लगने के पीछे क्या कारण है, कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं पहले। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो उसका कारण तो बहुत अलग है। फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो उसका एक्सप्लेनेशन कि फ्रिक्शन किस कहाँ से अपीयर हो रहा है, उसका ऑरिजिन क्या है, तो वो चीज़ अलग है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पीछे कारण क्या होता है हम शुरुआत में बताए थे, थोड़ा सा याद होगा सबको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या क्या चीज़ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? चार्ज है। चार्ज है। और मैग्नेट मतलब मैग्नेट और मैग्नेट है। ऐसा फोर्स जिसमें कि चार्ज का भी यूज हो रहा है, मैग्नेट का भी यूज हो रहा है, इस तरह का फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब तुम सोचो कि ये ब्लॉक किसी टेबल पे रखा हुआ है तो कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो गया? तो ये फोर्स कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? तो तुम क्या करो कि इस जो ब्लॉक का एक छोटा सा एक एक हिस्सा ले लो, कोई उसमें एक छोटा सा पार्टिकल ले लो। अब उस पार्टिकल को देखो तो वो पार्टिकल और नीचे का जो ग्राउंड है उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लो, दोनों पार्टिकल आपस में कांटेक्ट में है। और पार्टिकल किससे बना है? कोई छोटा पार्टिकल किससे बना? एटम से बना है। और किसी एटम के अंदर में क्या क्या है? एटम के अंदर में न्यूक्लियस है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो एटम अपने आप में हर एक एटम क्या है? एक मैग्नेट की तरह है। क्योंकि उसमें क्या है कि न्यूक्लियस में चार्ज होता है, न्यूक्लियस से प्लस चार्ज भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, निगेटिव चार्ज। और करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज का फ्लो। किसी भी वायर में क्या है? चार्ज फ्लो करता है तो हम बोलते हैं करंट है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना क्या कर रहा है? एक करंट फॉर्म कर रहा है। जैसे चार्ज किसी सर्कल में लगातार घूम रहा है, वहां पे चार्ज का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का घूमना अपने आप में करंट बना दे रहा है। तो हर एटम में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का घूमना एक करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। और किसी चीज़ में करंट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या बन गया है? एक मैग्नेट बन गया है। तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में, वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो सोचो कि एक जो एटम तुम सोचे, वो एटम के साथ दो चीज है। उस एटम में चार्ज भी है और मैग्नेट भी है। और नीचे वाला जो एटम उसमें क्या है? चार्ज भी है और मैग्नेट भी है। चार चार्ज जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स अपीयर हो रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसका एक्सप्लेनेशन अलग है, इस तरह से देंगे। लेकिन एक रफ लेवल बात किया जाए, मोटा मोटी बात की जाए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है? कोई जगह पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, कहीं पे कम लगता है। तो फ्रिक्शन जैसे मान लो कि ये ब्लॉक इस ग्राउंड पे रखा हुआ है और इसको अगर मान लो कि हम खींचना शुरू करते हैं तो फ्रिक्शन अपीयर हो जाएगा। अगर हम इसको पुल नहीं करते, खींचते नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। तो इसको जैसे हम आगे चलाना चाहेंगे तो फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो अगर हम इस दोनों के सरफेस के आपस में देखें माइक्रोस्कोप से, तो हमको ये दोनों का जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अभी जो सरफेस इस तरह से प्लेन दिख रहा है, वो सरफेस वास्तव में क्या है? उसमें बहुत छोटा छोटा इस तरह का गड्ढा बना हुआ है, डिच बना हुआ है। और दूसरा सरफेस भी क्या है? उसमें भी इस तरह का बहुत छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल डिच बना हुआ है। और सभी एक सरफेस का जो डिच है, गड्ढा है, दूसरे सरफेस से गड्ढा में फंसा हुआ है, इंटरलॉक्ड है। इसको इस तरह से माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है? तो माइक्रोस्कोप से देखें तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब ये दोनों सरफेस इंटरलॉक्ड है। अब इसको कोई अगर आगे खींचेगा, दोनों का इंटरलॉकिंग के चलते सरफेस आगे बढ़ पाएगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगा और वहीं पर क्या होगा? फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। तो एक रफ मतलब एक एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एक छोटा आइडिया दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है। और एग्जैक्ट आइडिया क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट बताए थे, ये है कि दो सरफेस के बीच में जो स्मॉल डिच है वो आपस में इंटरलॉक्ड है। जैसे ही कोई सरफेस से दूसरे पे चलना चाहता है या चलने लगता है तो इंटरलॉकिंग आपस में एक दूसरे को रोकता है और उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स वहां पर डेवलप होता है। तो इस तरह का
एक्सप्लेनेशन या रीजन कभी कभी आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो बिटवीन सरफेसेस, क्योंकि इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग दूसरे को रोक रहा है, वहाँ पर फिर रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। अब एक दो छोटा सवाल और पूछेंगे, जैसे कि फ्रिक्शन क्या एरिया जो कांटेक्ट में उस पर डिपेंड करता है? एक एग्जाम्पल से सवाल पूछने पहले। सबका मास मान लो कि सेम है, सबका मास मान लेते हैं कि सेम है, मास m है, इसका भी मास m है, इसका ही मास m है, इसका ही मास m है, और अगर मान लो सबको हम चला दें तो फ्रिक्शन लग जाएगा। और तो किस पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा ये बताना है सबको। जिसका एरिया ज़्यादा इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में है, इसका सबसे कम एरिया कांटेक्ट में है, और इसका इससे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना, चलो ये भी है और ये सब भी है, ठीक है। बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स किस ऑब्जेक्ट पर, जैसे ए बी सी डी, किसमें फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा? सी पर, क्योंकि तुमको लग रहा है कि एरिया का कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा है, सब में एक बराबर। क्यों? फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, हमको यहाँ पे लग रहा है कि एरिया इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा हो, ऐसा कोई बात फ्रिक्शन के लिए नहीं है। फ्रिक्शन का वैल्यू एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो डिपेंड करता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पे। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सब पे क्या लगेगा? सेम लगेगा। इसका वेट mg, नॉर्मल कितना n, वेट mg, नॉर्मल n, सब पर n का वैल्यू सेम है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू एरिया पे डिपेंड नहीं करता, केवल नॉर्मल पे डिपेंड करता है। एक और चीज़ यहाँ से हम लिखेंगे कि वैल्यू लगभग ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ जगह पे एरिया का मैटर आएगा, रोलिंग मोशन इस सब में, तो वहाँ पर समझेंगे अभी। लेकिन अभी के लिए हम लोग इस तरह केस में एरिया से कोई मतलब नहीं है। हो गया ना, ये समझ गया ना? अब हम लोग सीखेंगे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो ये तो सबको पहले से एक आइडिया तो है ही चुका है। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? अपोजिट टू मोशन, फोर्स के अपोजिट। चलो क्या क्या सब बोल रहा है वो देखो, हम पूछ रहे हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो अपोजिट टू, तुम बोले फोर्स, तुम बोली रिलेटिव मोशन, और किसी का दूसरा भी है, चलो जैसे एग्जांपल समझो। ये ब्लॉक है, ब्लॉक रखा हुआ रफ सरफेस पे, रफ सरफेस पे, बताओ फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? कहीं नहीं लगेगा, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है अभी। अब इसको अगर मान लो कि हम फोर्स लगा करके इसको आगे मूव करा दें, इस पे फोर्स आगे की ओर लगाए, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये चलना चाहेगा किधर? आगे की तरफ चलना चाहेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। इसका स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग होगा किधर? सरफेस पे किधर स्लाइड करेगा? तो सरफेस पे स्लाइड करेगा आगे की तरफ, तो इससे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ। और फ्रिक्शन इससे पीछे लगा तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? आगे की ओर, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। आप जैसे बताओ, मान लो कि, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट मोशन, ये आगे चल रहा है, इसका मोशन आगे हो गया, फ्रिक्शन पीछे लगा, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है? तो इसमें सही क्या होगा? क्या मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन ऐसा भी हो सकता है, मोशन के डायरेक्शन में भी लग सकता है क्या?
कोई फ्रिक्शन ऐसा हो सकता है कि मोशन के डायरेक्शन में लगे? क्वेश्चन यह है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, यानी कि मोशन को अपोज करता है। ये बताना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। फॉल्स है। तो बताओ कुछ तुम्हारा कहने का मतलब कि फ्रिक्शन मोशन के डायरेक्शन में भी लग सकता है। तो कोई एग्जाम्पल से बताओ कि ऐसा कहाँ पर ऐसा होता है कि फ्रिक्शन जिधर कोई चल रहा है उधर फ्रिक्शन लग रहा हो। सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहे हैं ना कि बाइक पे बैठे ही होंगे दोस्त उसके। बाइक बन गया। अब इस बाइक पे एक तो तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा दोस्त चला रहा है बाइक, और दूसरा तुम थोड़ा दूर बैठे हुए हो। अगर मान लो कि तुम ऐसा कपड़ा ऐसा वस्त्र पहन कर बैठे हो जिससे में फ्रिक्शन है ही नहीं, एकदम फिसल जा रहा है, और ये जो दोस्त है वो आगे की ओर गाड़ी को अचानक चला दिया, तो तुम कहाँ जाओगे? वहीं रह जाओगे ना, पीछे कहाँ से? गाड़ी पे तुम ऐसा कपड़ा पहन के बैठो जो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, गाड़ी अचानक वो स्टार्ट कर दिया, तो तुम तो वहीं के वहीं रह गए, गाड़ी आगे से निकल जाएगी। और अगर तुम मान लो कि गाड़ी के साथ साथ आगे चले जा रहे हो, कुछ इसको नहीं पकड़े हो, किसी को नहीं पकड़े हो, गाड़ी के साथ साथ आगे चले जा रहे हो, तो तुमको आगे की ओर कौन लेके जा रहा है? तो इसको जो है, इसको आगे की ओर फ्रिक्शन लेके जा रहा है, फ्रिक्शन इसको एक्सेलेरेशन दे रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या कर रहा है? मोशन को सपोर्ट कर रहा है। जैसे किसी बॉक्स को किसी बस की छत पर रख देंगे, बस की छत पर अगर किसी बॉक्स को रख देंगे और देखते हो कि बॉक्स चला जा रहा है बस के साथ साथ, अगर बस एक्सेलेरेशन में फिर भी बॉक्स चला जा रहा है आगे की ओर, तो इसका मतलब क्या है कि बॉक्स को आगे की ओर कौन ले जाने वाला फोर्स है? केवल फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इसको आगे ले जा रहा है। तो फ्रिक्शन क्या कर सकता है? मोशन को, फ्रिक्शन के चलते मोशन भी होता है, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है, अपोज भी करता है। अब तुम सीधा सा बात आ जाओ, गाड़ी चलाते हो साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो तुम स्पीड कैसे बढ़ा पाते हो? गाड़ी का जो स्पीड है, एक्सीलेटर ऑन करते हैं, बाइक चला रहे हैं तो एक्सीलेटर और बढ़ा दिए, साइकिल चलाए तो पैडल मारना शुरू कर दिए, तो उसका स्पीड बढ़ा। स्पीड बढ़ा मतलब एक्सेलेरेशन मिला। तो किसी कार को एक्सेलेरेशन कौन देता है? इंजन देता है कि इंजन नहीं दे पाता है? इंजन। ठीक है, इंजन से एक्सेलेरेशन मिल सकता है। तो तुम किसी गाड़ी को बालू की सतह पे चलाओ और एक्सीलेटर पूरा ऑन करो, तो क्या गाड़ी आगे चलेगी? नहीं चलेगी, वो केवल पहिया घुमाएगा। तो इंजन का काम है केवल व्हील को रोटेट करना। तुम बालू की सतह पे साइकिल चलाओगे तो क्या होगा? पेडल मारोगे, साइकिल का पहिया केवल घूमेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे कौन बढ़ाता है? फ्रिक्शन बढ़ाता है। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो हमारा स्पीड कौन बढ़ाता है? फ्रिक्शन। पहिया कुछ इस तरह से घूम रहा है कि ग्राउंड उस पर फ्रिक्शन आगे लगा दिया, और फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा तो उसको एक्सेलेरेशन आगे मिला, स्पीड बढ़ गया। और ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कौन कम करता है? फ्रिक्शन ही कम करता है। ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगता है और उसका स्पीड को कम करता है। तो गाड़ी के स्पीड को बढ़ाने वाला फ्रिक्शन ही है, स्पीड को कम करने वाला फ्रिक्शन ही है। तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी करता है, सपोर्ट भी करता है। लेकिन फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। केवल मोशन बोलने का मतलब, स्लाइडिंग का मतलब क्या है? अभी तक वर्ड यूज करते स्लाइडिंग, मोशन नहीं बोल रहे थे। स्लाइडिंग का मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन। एक सरफेस की तुलना में दूसरा सरफेस का आगे जाना या पीछे जाना क्या है? स्लाइडिंग है, मतलब रिलेटिव मोशन है। अगर दोनों सरफेस चल रहा है, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है और उसके ऊपर नीचे एक और ब्लॉक रखा हुआ है, और दोनों ब्लॉक अगर हम चला दें एक साथ, दोनों का वेलोसिटी सेम कर दें, तो दोनों के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। मोशन तो दोनों का है, लेकिन आपस में फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी एक सरफेस थोड़ा आगे या पीछे नहीं जा रहा है। दोनों सरफेस अगर साथ साथ चले तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जैसे तुम सिंपल से देख लो, एक बुक के ऊपर दूसरा बुक रख दो और दोनों बुक को एक साथ तुम ले जाओ, दोनों बुक के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन एक बुक को रख दो टेबल पे और दूसरे के ऊपर से खींचो,
तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग जाए, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो गया है, रिलेटिव मोशन है। तो फ्रिक्शन हमेशा लगता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होता है रिलेटिव मोशन के। लेकिन फ्रिक्शन मोशन के डायरेक्शन में भी हो सकता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है, अपोज भी करता है। तो ऐसा बोलना क्या हो जाएगा, ऐसा बोलना फॉल्स हो जाएगा कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, बोलना फॉल्स हो गया। फ्रिक्शन चलते मोशन भी हो सकता है। स्लाइडिंग का मतलब है, स्लाइडिंग वर्ड का मतलब होता है रिलेटिव मोशन। स्लाइडिंग टेंडेंसी समझ रहे हो ना क्या है? जैसे कभी मान लो कि चिल्ड्रन पार्क सब में होता है ना स्लाइडर, स्लाइडर पे गए, बच्चापन में तो, बच्चा में थे तो गए तो स्लाइड कर जाते थे। अब थोड़ा थोड़ा मान लो कि बड़ा हो गया और जा करके बैठे हो, स्लाइड ही नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो गया, स्लाइड करने का टेंडेंसी आ चुका है, नीचे जाना चाह रहे हैं लेकिन स्लाइड नहीं किए, नहीं चले, क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा। तो कोई इंक्लाइन प्लेन पे चीज रखा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा, लेकिन वो चलने के लिए तैयार हो रहा है, चलना चाह रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है। स्लाइडिंग का टेंडेंसी है, स्लाइड नहीं कर रहा है। स्लाइडिंग का मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन। एक सरफेस की तुलना में दूसरा सरफेस आगे जा रहा हो या पीछे आ रहा हो तो रिलेटिव मोशन हो गया, और इस केस में बोलेंगे कि स्लाइडिंग हो गया। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू स्लाइडिंग या स्लाइडिंग टेंडेंसी होगा। अब जैसे देखो कि इस ब्लॉक को अगर मान लो कि हम आगे खींच रहे हैं या इसको आगे चला दें, इसको मोशन में ला दें, तो दोनों ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस तरह से लगेगा, सब पे फ्रिक्शन शो करके दिखाना है किस डायरेक्शन में लगेगा। ए और बी पे, ए को आगे चलाया जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ईच सरफेस, हर सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बताना है, दिखाना है। बी को रेस्ट में रखा गया है, ये नहीं चल रहा है। रेस्ट में नहीं बोल रहे हैं, मतलब हम रेस्ट में नहीं बोलेंगे, इसको मौसम में शुरू में ला दिए, फोर्स लगा देते हैं इस पे, तो कन्फ्यूजन खत्म। इस पे फोर्स लगा दिए, अब किस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ए पर और बी पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, और ग्राउंड पे सबको अलग अलग कर दिए। अब देखो सबको ड्रॉ कर लिए फ्रिक्शन किस पे किधर, एक बार देखो तो अपने से। अब देखो इसमें हम अगर ऊपर वाले ब्लॉक को, अपर ब्लॉक को आगे की ओर फोर्स ला करके खींचेंगे, फोर्स ला करके पुल करेंगे, तो यहाँ पर ये सरफेस और ये सरफेस दोनों क्या है, आपस में कांटेक्ट में है। इन दोनों सरफेस में कौन सा सरफेस आगे जाना चाहेगा, तो ए का सरफेस है आगे जाना चाहेगा, मतलब ए आगे की ओर स्लाइड करना चाहेगा। इसका स्लाइडिंग या उसका स्लाइड करने का टेंडेंसी किधर है, आगे की ओर। स्लाइडिंग मतलब रिलेटिव मोशन है, इसकी तुलना में ये आगे जाना चाहेगा, इसके पास रिलेटिव मोशन आगे की ओर है, तो इसका स्लाइडिंग आगे की ओर है, स्लाइडिंग आगे की ओर है, या स्लाइडिंग टेंडेंसी आगे की ओर है, तो फ्रिक्शन इस पे पीछे की ओर लग गया, फ्रिक्शन लग गया पीछे की ओर। किसी एक सरफेस पे फ्रिक्शन लग गया तो उसके नीचे वाले पे न्यूटन थर्ड लॉ से डायरेक्ट बता दोगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इससे फ्रिक्शन लगा है आगे पीछे की ओर, कौन लगाया है, नीचे वाला सरफेस। नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे की ओर, ये लगा देगा। या स्लाइडिंग से सोचो, इसकी तुलना में ये सरफेस आगे जाना चाह रहा है, मतलब इसकी तुलना में किधर जाना चाह रहा है, पीछे आना चाह रहा है, तो पीछे इसका स्लाइडिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन आगे लगा। अब आ जाओ ग्राउंड की तुलना में, अब ये सरफेस फ्रिक्शन लगा ना, इसको फ्रिक्शन आगे ले जाएगा, तो फ्रिक्शन इसको आगे ले जाएगा, तो अब इन दोनों में देखो
इन दोनों में ये सरफेस और ये सरफेस कौन आगे जाना चाह रहा है? ये आगे जाना चाह रहा है क्योंकि फ्रिक्शन इसको आगे ले जाएगा, इससे फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, और फिर यहाँ ग्राउंड फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? आगे लग जाएगा। तो फ्रिक्शन हमेशा किसके है? अपोजिट, स्लाइडिंग के है। अब जैसे देखो, ये ब्लॉक चलना चलना शुरू, इसको स्पीड दे दिया गया किसी समय पे, किस समय पे इसके पास वेलोसिटी दिया गया 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाले ब्लॉक को वेलोसिटी दे दिया गया 12 मीटर पर सेकेंड, और ये नीचे वाला सरफेस ग्राउंड है, ग्राउंड है। तो सब पे दिखाना है कि ए पर बी पर फ्रिक्शन सब सरफेस पे किधर किधर लगेगा, सब पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाना है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, ए पे बी पे जो भी सरफेस कांटेक्ट में है। फ्रिक्शन सब दिखा दिए इस पे, ए पे फ्रिक्शन इस सरफेस पे, यहाँ ये सरफेस और ये सरफेस दोनों कांटेक्ट में है, ए और बी का दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है। इन दोनों में देखना है कि कौन आगे जा रहा है, नहीं बी जा रहा है आगे, ये 8 से जा रहा है, ये 12 से, तो इसकी तुलना में ये आगे जा रहा है, इसके पास रिलेटिव मोशन आगे की ओर है, तो इसका रिलेटिव मोशन आगे की ओर है, स्लाइडिंग आगे की ओर है, तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? पीछे की ओर लगेगा। और फ्रिक्शन पीछे लगा तो ये कौन लगाया है? ऊपर का सरफेस, तो फिर ऊपर का सरफेस फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? आगे लग जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। या तुम स्लाइडिंग के केस में सोचो, ये जा रहा है 12 से आगे और ये 8 से, तो मतलब इसकी तुलना में ये किधर जा रहा है? पीछे जा रहा है, इसका स्लाइडिंग पीछे हो रहा है तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है। हो गया, कोई डाउट इसमें? अब आ जाओ ग्राउंड और इसके बीच में, ग्राउंड रेस्ट में है और ये जा रहा है कितने से? 12 से, ये 12 से चलेगा तो ये आगे की ओर, इसका स्लाइडिंग किधर हो रहा है? आगे की ओर, तो इससे फ्रिक्शन पीछे की ओर, इसका वैल्यू मान लेते हैं एफ डैश, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन भी एफ डैश, क्योंकि ये आगे जा रहा है तो इसकी तुलना में ग्राउंड किधर जा रहा है? पीछे जा रहा है, तो इससे फ्रिक्शन आगे लग रहा है। किसी भी सरफेस पे देख लो, उसका स्लाइडिंग जिधर होगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। एक सरफेस पे देखना है किसी सरफेस का, तो उसका स्लाइडिंग आगे है तो फ्रिक्शन पीछे है, स्लाइडिंग पीछे है तो फ्रिक्शन आगे, तो फ्रिक्शन डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे कि मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन में कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब चलो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक है ये, और ब्लॉक को रखा गया है ग्राउंड पे, ग्राउंड पे है ब्लॉक, हो गया ना। अब इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा हमको ये निकालना है। तो अगर इस ब्लॉक को, देखो फ्रिक्शन के लिए हम लोग को दो चीज़ जानना होता है कि सरफेस का नेचर कैसा है, सरफेस का नेचर कैसा है, इस ब्लॉक के सरफेस पे और ग्राउंड के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन, हमारे पास जो फॉर्मूला हम लोग के पास है फ्रिक्शन का, वो फॉर्मूला सिंपल है, मैक्सिमम फ्रिक्शन का, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है उसका है फॉर्मूला। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेज, surfaces in contact can be given as, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n, बस यही मेन फॉर्मूला है कि किसी दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना लग सकता है, तो वो डिपेंड करता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। जैसे इस ब्लॉक पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n लगा, तो n पे डिपेंड करता है। और जब भी ऐसा कोई रिलेशन आएगा, ठीक है, और इसको अगर हमको इक्वेट कर देना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट का नाम यहाँ पर है म्यू। तो फिर एफ मैक्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन। यहाँ पर जो देखो कभी भी ऐसा रहेगा ना, कभी भी ऐसा रहेगा कि y प्रोपोर्शनल टू x, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू x। तो इस कांस्टेंट को हम क्या, कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या y और x पे डिपेंड करता है, यहाँ y प्रोपोर्शनल टू x है, तो y बराबर अगर हम लिखेंगे c इंटू एक्स, सम कांस्टेंट इंटू एक्स, तो क्या ये कांस्टेंट c y और x पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, y x पे डिपेंड नहीं करता है। ये डबल करोगे ये डबल हो जाएगा, c का वैल्यू तो कांस्टेंट है, नाम ही पड़ा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू, ये कांस्टेंट इस सब पे डिपेंड नहीं करा, तो ये कांस्टेंट जो है ना किसी और चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पे, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो हम लोग सरफेस के नेचर पे बताते हैं कि होगा, तो सरफेस फ्रिक्शन कोफिशिएंट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन टू सरफेसेस। तो फॉर्मूला सबको याद हो गया, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन है। म्यू है जो कि सरफेस पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा म्यू मतलब ज़्यादा रफ, कम रफनेस है तो म्यू का वैल्यू कम होगा, स्मूथ जितना होगा म्यू कम होगा। म्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ रह सकता है, म्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, तो एकदम स्मूथ है तो म्यू का वैल्यू जीरो, फ्रिक्शन नहीं है म्यू का वैल्यू जीरो। तो और जैसे जैसे रफनेस बढ़ता जाएगा म्यू का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, तो म्यू का वैल्यू एक से भी बड़ा हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, तो म्यू का वैल्यू केवल क्या बोलेंगे कि म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है जीरो से बड़ा, 1 2 3 4 10 इन्फानाइट, 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है, तो हम बोले हैं कि म्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। और म्यू यानी कि सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करा, कितना उसमें गड्ढा है, कितना डिच है, किस तरह का नेचर है, उसका फर्निशिंग क्या है, किस तरह से सरफेस है, तो उसके रफनेस को बताता है, जिसका म्यू ज़्यादा होगा, म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा, रफनेस ज़्यादा होगा। अब चलो सवाल सबको बनाना है सबको। मान लो कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 5 kg, 5 kg, और ब्लॉक रखा हुआ है इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, और इस सरफेस पे रखा हुआ है, और म्यू का वैल्यू दे देते हैं, तो अपना अपना कॉपी में केवल बना के रखेगा, ठीक है, बोलना नहीं आंसर। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.8, 0.8 दिया हुआ है, तो बताना है कि इस पे कितना फ्रिक्शन लगा और एक्सेलरेशन कितना मिलेगा। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। चलो एकदम पहला आसान सा सवाल, पहले फ्रिक्शन निकालो ना, फिर एक्सेलरेशन बाद में।
और एक्सेलरेशन कितना? सवाल समझ गए ना? सवाल पूरा लिख देते हैं। ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए रफ सरफेस फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। सबका आंसर आ गया? देख लेते हैं कॉपी में। सब लिख लिए? और 40 न्यूटन कितना? सब का 40 न्यूटन आ गया ना? 40 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स आया। और हम पहले फॉर्मूला बता चुके हैं, सबको याद होगा। हम बता चुके हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। मतलब फ्रिक्शन अधिक से अधिक कितना लग सकता है, ये हम बता सकते हैं। उस फॉर्मूला से क्या बता सकते हैं कि अधिक से अधिक कितना फ्रिक्शन लग सकता है। यहाँ पर देखो कि ब्लॉक शुरू में तो सब सही बता दिया था। ब्लॉक को हम रफ सरफेस पर रख दिए, फ्रिक्शन कितना लगेगा? नहीं लगेगा ना, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही रखे हुए रफ सरफेस पर फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। अगर कोई पूछे कि हाँ ठीक है हम इसको चलाना चाहते हैं, फोर्स ला के खींच रहे हैं, तो अधिक से अधिक कितना फ्रिक्शन लग सकता है, तो तुम बताते हैं क्या आंसर? 40 न्यूटन। अभी तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, ऐसी रफ सरफेस रखो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यहाँ फ्रिक्शन इस पर नहीं लग रहा है, कोई स्लाइडिंग तो है ही नहीं ना। फ्रिक्शन तो तभी डेवलप होता है जब कोई चलना चाहता है या चलता है। यहाँ तो कोई इसको खींच ही नहीं रहा है ना कोई चलाना चाह रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं। फ्रिक्शन का वैल्यू डायरेक्ट क्या बोल देंगे? 0, क्योंकि देयर इज नो स्लाइडिंग टेंडेंसी। देयर इज नो स्लाइडिंग और स्लाइडिंग टेंडेंसी, इसलिए फ्रिक्शन ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर हमको पूछना था ना कि आप पूछते कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, ये बता सकते हैं म्यू इंटू एन। मैक्सिमम फ्रिक्शन which can develop will be कितना? ये ठीक है आंसर। पूछा ऐसा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है इस पे, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.8। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 लग सकता है, ये इसका कैपेसिटी है कि 40 न्यूटन लग सकता है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो एफ का अलग अलग वैल्यू दे रहा है, 40, 50, 60, 100। तो एक्सेलरेशन बताना है कितना लगेगा। चलो तो इसमें देखते हैं पहला का आंसर क्या रहा है। फर्स्ट में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की तरफ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में, और इसमें 1 मीटर इस डायरेक्शन में, और इसमें 0, और इसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। ऐसा सबका आंसर, बहुत लोगों का ऐसा आंसर आया है। तुम लोग का अलग आंसर है, सेम है ना? मतलब आया तो बोलना है, उसमें घबराना नहीं है। काहे सोच रहे हो कि गलत हो जाएगा? वो तो बाद में देखते हैं। अब देखो ध्यान से, बिना सवाल को बनाए तुम सोचो। तुम इस ब्लॉक को किधर खींचे? आगे की ओर। कोई बॉक्स को तुम आगे खींचोगे, और पहला बता रहा है तुम्हारा आंसर कि वो पीछे एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना लाइफ में। जिसको तुम आगे खींच रहे हो, क्या वो पीछे की ओर चलेगा? नहीं चलेगा, यानी कि गलती हो चुका है। ये ठीक लग रहा है कि ठीक है आगे खींच रहे हैं, और ये 4 से आगे जा रहा है। अब सोचो कहाँ गलती हुआ। तो पहले फ्रिक्शन को समझना है ध्यान से। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो जरूरत के अनुसार डेवलप होता है, जितना जरूरी होगा उतना ही तक ही जा पाएगा। तो अब पूरा बात अब हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे। कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है ये तुम निकाल चुके हो। मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है कितना, सब पता है?
60 न्यूटन, म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू 100 है, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है म्यू इंटू एन, म्यू बराबर 0.6, एम जी है 100, तो एन भी 100 हो जाएगा, तो 100 से गुना करेंगे तो 60 न्यूटन है। मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 लग सकता है। अब सोचो, एक एक करके सोचो। ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है रफ सरफेस पे, हम कोई फोर्स नहीं लगाए तो फ्रिक्शन की जरूरत है? अभी मान लो कि ब्लॉक कैसे रखा हुआ है रफ सरफेस पे, तो फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इसको कोई नहीं खींच रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं लगा। अब तुम थोड़ा सा इस पे क्या किए, इसको पुल करना शुरू कर दिए, इसको इधर खींचे। मान लो कि तुम फोर्स लगाए 10 न्यूटन का, तो इसको फोर्स 10 न्यूटन क्या करेगा, थोड़ा सा खींचेगा, आई की ओर इसको चलाना चाहेगा, लेकिन अभी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ तक लग सकता है, 60 तक लग सकता है। और तुम 10 ही न्यूटन का फोर्स लगाए हो, 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हो, तो ये फोर्स 10 न्यूटन का इसको आगे चलाना चाहेगा, लेकिन जैसे ही आगे चलना चाहेगा फ्रिक्शन यहाँ अपीयर हो जाएगा एट द सेम टाइम, बिना कोई टाइम का गैप हुए, विद इन नो टाइम, साइमल्टेनियसली फ्रिक्शन भी जैसे ही 10 न्यूटन का लगा, फ्रिक्शन भी तुरंत वहां पर डेवलप हो गया, और फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए 10 न्यूटन उसका वैल्यू वहां पर पहुंच जाएगा, और अभी भी ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर तुम फोर्स लगा दिए 10 से बढ़ा के कर दिए 30 कर दिए, तो फ्रिक्शन भी तुरंत बढ़ जाएगा, कहाँ पे पहुंच जाएगा, 30 न्यूटन पे, और अभी भी ब्लॉक नहीं चलेगा। 30 से बढ़ा के तुम कर दिए हो 40, तो फ्रिक्शन भी कहाँ पहुंच जाएगा, 40 से पहुंच जाएगा, अभी भी ब्लॉक नहीं चलेगा। तो देखो, पहला में 40 लगाए थे, तो 40 न्यूटन तुम जैसे फोर्स लगाए, तो फ्रिक्शन तुरंत 40 पे पहुंच गया और ब्लॉक को चलने से रोक दिया, नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया तो पहला में एक्सेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ब्लॉक नहीं चलेगा। 40 से तुम फोर्स बढ़ा के कर दिए 50, तो फ्रिक्शन भी बढ़ के कहाँ पर चला जाएगा, 50। जितना तुम फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन भी उसी के अनुसार बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन भी उसी के अनुसार बढ़ेगा, फ्रिक्शन भी बढ़ के कहाँ चला जाएगा, 50, और अभी तक ब्लॉक नहीं चलेगा। फ्रिक्शन कहाँ तक बढ़ सकता है, 60 तक। तो अगर 50 से तुम कर दिए इधर फोर्स को बढ़ा के 60, तो फ्रिक्शन भी बढ़ के पहुंच जाएगा 60 फ्रिक्शन पहुंच गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो 60 न्यूटन तक ब्लॉक नहीं चलेगा। तो अगर हम इधर फोर्स थोड़ा सा बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ा के 60 तक जाएंगे तो फ्रिक्शन ही बढ़ के 60 तक जाएगा, ब्लॉक को चलने से रोक देगा। देखो 40, 50, 60 तक तीनों केस में एक्सेशन कितना होने वाला है, 0, ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन जब 100 लगाए, 60 से थोड़ा सा ही बढ़ाए, जब इस पे फोर्स को बढ़ाकर कर दिए 60 से ज़्यादा, मान लो 100 किए, तो फ्रिक्शन तो अब 60 पे ही आकर रुक जाएगा, अब फ्रिक्शन 60 से नहीं बढ़ने वाला। अब यहाँ से ब्लॉक क्या होगा, चलना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही हम फोर्स इस पर 60 से ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो ब्लॉक चलना शुरू कर देगा। तो 100 के केस में क्या होगा, 100 केस में ब्लॉक चलना शुरू कर देगा। देखो 100 लगाए, 100 न्यूटन का फोर्स लगाए, फ्रिक्शन बढ़ के कहाँ तक पहुंचा हुआ था, 60 पे ही रुका रहेगा, अब इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। और इसके बाद ये चलेगा एक्सेशन से, एक्सेशन बराबर क्या होगा, नेट फोर्स बाई मास। तो नेट फोर्स कितना है, 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 40 बाई मास कितना है 10, तो एक्सेशन हो जाएगा 4। ये चौथा का आंसर सही आ गया था, ये वाला आंसर सही है, ये भी सही है, लेकिन बाकी 1 और 2 गलत हो गया। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम तुमको बता, एक फॉर्मूला है कि मैक्सिमम इतना लग सकता है। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है जो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों अपना एडजस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो अगले क्लास में हम लोग इस सब डिटेल में और डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट सबको मिला है ना न्यूटन्स का, है ना? तो फ्रिक्शन का उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको देख करके आओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।